हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएससी मैडम। आई एम प्रगति और आज हम लेकर आए हैं आईएससी इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दैट इज़ 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हुआ। जी हाँ, सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन पेपर बिकॉज आप लोग अभी एक ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है। टेंटेटिव डेट्स आ गए हैं, अप्रैल मई में आपका एग्ज़ाम होगा या हो सकता है, चांसेस है। और आप लोग का प्रिपरेशंस बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। जब 12 स्टार्ट हुआ देयर वाज दिस फीलिंग कि 12 है एंड बिकॉज ऑफ ऑल द ऑनलाइन क्लासेस एंड थिंग्स आपके अंदर वो फीलिंग ही नहीं आया। आप लोगों ने प्रॉपर रियल लाइफ एग्ज़ाम्स दिया ही नहीं अभी तक, तो वो चीज़ वो फियर अभी तक आया नहीं है। बट प्रिपरेशन हमेशा से ही रहा है। क्लास 12 के प्रिपरेशन के टाइम पे जो बेस्ट एड ऑन, जो सबसे अच्छा एड ऑन होता है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जितना हो सके उतना फॉलो करना, जितना हो सके उतना उसको देखते रहना अलोंग विद द चैप्टर्स दैट यू स्टडी। इससे आपको पता चल जाता है कि आपका प्रिपरेशन चल कैसा रहा है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, ये मैं इसीलिए लेकर आई क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक से देखकर करने में बहुत ज़्यादा आलस, लेज़ी फील होता है एंड वी आर लाइक देख लेंगे। बट व्हेन यू हैव अ वीडियो विच कैन एक्चुअली हेल्प यू, 15-20 मिनट्स में रिवीजन हो जाएगा, तो व्हाई नॉट। एंड सॉफ्ट क्वेश्चन पेपर लाने का जो मेन मोटिव था वो यही था कि आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा अबाउट हाउ द आंसर्स शुड बी रिटन। बिकॉज इकोनॉमिक्स के पेपर में जितना मार्क्स उतने का ही आंसर्स, बड़े बड़े स्टोरीज बिजनेस स्टडीज़ की तरह नहीं लिख सकते, कॉमर्स के पेपर की तरह नहीं लिख सकते। आपको बहुत ही सिंपल और कीवर्ड्स यूज़ करके अपना आंसर्स लिखना होता है एकदम प्रिसाइसली। तो ये टेक्निक सीखने के लिए मैं आपके लिए सॉफ्ट क्वेश्चन पेपर लाई हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस एज वेल एज आंसर दोनों का आइडिया लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मैक्सिमम मार्क्स 80 है और 3 घंटे का पेपर होगा आपका। ओके, सो 15 मिनट्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर रीड करने को। 2 पार्ट होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। पार्ट 2 में आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सो आज हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में छोटे आंसर्स लिखने हैं, ब्रीफली आंसर्स, ब्रीफली ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स का। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको आप एकदम शॉर्ट, प्रिसाइज, टू द पॉइंट लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आंसर कैसे लिखा हुआ है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ यूनिक फीचर। सबसे पहला पॉइंट है, ये है इसका कीवर्ड कि ये एक यूनिक फीचर है ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स आर सिमिलर इन नेचर। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिफरेंशिएट किया जाता है अलग अलग टर्म्स में। एंड व्हाट टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ देयर ब्रांड नेम, शेप, साइज, कलर्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट, एक एग्जाम्पल दे देंगे। नेक्स्ट, different brands of toothpaste vary on the basis of color, taste, packaging etc. जैसे कि कोलगेट और पेप्सोडेंट दोनों अलग है पर है टूथपेस्ट, बट हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट किया जाता है कि डेफिनेटली कोलगेट इज़ द बेस्ट। कोई बोलेगा नो, डेफिनेटली पेप्सोडेंट इज़ द बेस्ट। एंड देयर विल बी सम पीपल हु वुड से कि नो, पतंजलि इज़ बेस्ट एज इट प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। देयरफॉर जो जिसका जो पसंद आता है एंड जितना एक सेलर हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है अकॉर्डिंगली हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट लाइन लिखा है, द एसेंस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज टू क्रिएट एन इमेज इन द माइंड्स ऑफ द बायर दैट द प्रोडक्ट सोल्ड बाय वन सेलर इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द अनदर सेलर। वो हमारे माइंड में एक ऐसा इमेज क्रिएट कर देते हैं कि हम लोग को ये चीज़ कभी दिमाग में ही नहीं आता कि यार टूथपेस्ट है, कोई सा भी यूज़ कर लो। वी ऑलवेज थिंक नो कोलगेट इज़ बेटर, नो पेप्सोडेंट इज़ बेटर, नो Patanjali is better. So this thing is always there. It allows producers to determine policy for their goods independently. क्लियर। सो इतना सा आपको लिखना है, 4-5 लाइन में आप सब कुछ बताओगे। थोड़ा सा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दोगे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमारे लिए क्या करता है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू। इतने 4-5 लाइन में आपको ये सारा कुछ प्रिसाइसली ऑर्गेनाइज्ड वे में बताना है। दैट्स हाउ यू राइट इकोनॉमिक्स का आंसर। इतने छोटे से, इतने 4-5 लाइन में ये लोगों ने पूरा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन करके रख दिया। तो दैट्स हाउ इट्स रिटन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एन इंडिफरेंस मैप विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सो इंडिफरेंस कर्व, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बार मोस्टली क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आएगा ही जो कि इंडिफरेंस मैप या उसके डायग्राम या इंडिफरेंस कर्व या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से पूछा ही जाएगा। सो मेक श्योर कीजिए कि वो वाला पार्ट आपका अच्छे से हो गया है, जितना हो सके उसको रिवाइज कीजिए। तो इंडिफरेंस मैप क्या है? एन इंडिफरेंस मैप रिप्रेजेंट्स सेवरल इंडिफरेंस कर्व दैट ऑकर्स एज अ चेंज इन क्वांटिटी और टाइप्स ऑफ गुड consumed changes the consumption pattern for consumers. A consumer receives same level of utility from different combination of goods that lie on the same indifference curve. An indifference curve that is farther away from the origin indicates higher consumption and higher utility. तो इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे वैसे ही आपका यूटिलिटी लेवल बढ़ता चला जाएगा। और एक इंडिफरेंस कर्व पे कोई भी पॉइंट पे, ये वाला ए जो इंडिफरेंस कर्व है, इसके इधर 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 या इधर कोई भी पॉइंट पे सेम यूटिलिटी मिलेगा। बट ए से आप जैसे ही बी में जाओगे तो यूटिलिटी आपका बढ़ जाएगा, बी से सी में जाओगे तो सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा। तो दैट इज़ व्हाट दे हैव ट्राइड टू से। एंड बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को एक साथ मिला दो तो इंडिफरेंस मैप बन जाता है। यहाँ पे 3 इंडिफरेंस कर्व का बात किया हुआ है एंड देन all together form a indifference map. That is what they have tried to explain in this particular 3-4 lines. Clear? अब यहाँ पे आप लोग को बता दिया था कि आप एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे बोला विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। आई वुड सजेस्ट कि अगर बाई चांस नहीं भी लिखता विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, इट वुड हैव बीन गुड अगर आप खुद भी एक डायग्राम ड्रॉ करके आ जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बोल दिया है, बट समटाइम्स दे से, समटाइम्स दे माइट नॉट से, बट दे वुड एक्सपेक्ट यू टू एक्चुअली ड्रॉ द डायग्राम। ओके, सो 2 मार्क्स के लिए 2-3 लाइन्स एंड 1 डायग्राम, दैट्स इट। Okay, so question number 3, give an example of each of the following. दो एग्जाम्पल्स देने, एक रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अर्निंग और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का दोनों का दो आपको एग्जाम्पल देने हैं। द रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड, तो रेवेन्यू रिसीट्स मतलब इनकी अर्निंग कहाँ से आता है, एक टैक्स से आता है और एक द अमाउंट रिसीव्स फ्रॉम द सेल ऑफ इक्विटी। और इन लोग का खर्चा कहाँ होता है, द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट करने में, और एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज। तो दीज आर द 2 खर्चाज एंड 2 अर्निंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें आपको एक मार्क्स मिल जाएगा एंड 2 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट question number 4, with the help of a diagram state the behavior of MP, that is marginal product। तो आपको मार्जिनल प्रोडक्ट का बिहेवियर बताना है डायग्राम देखकर। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट के रिलेशन में एमपी का क्या रोल होगा, क्या बिहेवियर होगा। जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे होगा तब मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या बिहेवियर होगा या मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा रहेगा, और जब टोटल प्रोडक्ट फॉल करता रहेगा तब मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा बिहेव करेगा। सो दीज 2 आपको एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ये जो पार्ट है ना, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, इन तीनों का रिलेशनशिप भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, जो कि काफ़ी क्वेश्चन में पूछा जाता है घुमा फिरा के। कभी वो 3-3-6 जो पार्ट 2 वाला पार्ट है उसमें भी कई बार पूछते हैं, कई बार पार्ट 1 में सिंप्लीफाइड वर्जन में भी पूछते ही, तो काफ़ी डायरेक्टली आपको पूछा गया है, बट कभी कभी आपको घुमा के भी पूछ लेते हैं। सो ये वाला पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट। टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे आप कैसे एक्सप्लेन करोगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो क्या होता है, आपको सबसे पहले लिख देना है कि जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 पे होता है। ये चीज़ लिखने के बाद में फिर आप डायग्राम पे एक्सप्लेन कर दो, पर आपको लिखना पड़ेगा। आप जब डायग्राम पे एक्सप्लेन करोगे, जैसे यहाँ पे y है, यहाँ पे x है
और ये आप टोटल प्रोडक्ट ड्रॉ किए हो, यहाँ लिखो टोटल प्रोडक्ट, यहाँ लिखो इनपुट यूनिट, यहाँ पे लिखो मार्जिनल प्रोडक्ट एंड यहाँ पे आप ड्रॉ करिए मार्जिनल प्रोडक्ट और यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट ड्रॉ करिए। और जो पॉइंट होगा यहाँ पे, जैसे ये मैक्सिमम पॉइंट है तो इसको मार्क करिए ए एंड यू राइट इट दैट व्हेन टीपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर बिकम्स मैक्सिमम एट पॉइंट ए, यू हैव टू मेंशन दिस एट पॉइंट ए एंड द एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर टचेस द एक्स एक्सिस पॉइंट बी। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट वहाँ पे बी को टच कर रहा है। ये चीज़ आप अपने आंसर में ज़रूर लिखिएगा। Like this you have to write your answer when they ask you to draw a diagram and explain it. ये नहीं कि आप बस draw कर दिए and छोड़ दिए, you have to mark it, mark every point। यहाँ पे जैसे ये A है, X है, Y है, यहाँ पे B है, सब कुछ आप मार्क करके एक लाइन में, छोटे से एक ही लाइन में लिखिए बट मेंशन ज़रूर कीजिए, ठीक है। जब टीपी फॉल कर रहा होता है, जब टीपी फॉल करने लग जाता है, जैसे ए डैश, ये ए डैश में जैसे ही फॉल करने लगता है तब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। सेम थिंग आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया, कैसे लिखना है, कैसे करना है। जब दे विल मेंशन कि आपको डायग्राम से मेंशन करना है, डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करना है, दैट डजंट मीन कि आप बिल्कुल ही सिर्फ डायग्राम बना के छोड़ दोगे। आपको 2 लाइन लिखने पड़ेंगे। जो भी आप डायग्राम बनाए हो वही आप 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दो। ओके, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ हाई पावर्ड मनी? सिंपल क्वेश्चन पूछा है एकदम डायरेक्टली फ्रॉम योर बुक, तो डायरेक्टली बुक से ही डेफिनेशन पढ़कर आंसर कर दीजिए। हाई पावर्ड मनी refers to the total monetary liabilities of the authorities of the country. It consists of currency notes and coins in circulations and cash reserve of commercial bank and deposits held by the government of India and commercial banks with RBI. These are the claims which general public government or banks have on RBI and hence are considered as a liability of RBI. और यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला दिया हुआ है, H is equal to C plus R plus OD। इसको ज़रूर लिख दीजिएगा बिकॉज दिस विल बी एन एड ऑन पॉइंट, इस पर भी मार्क्स रहता है, ठीक है। बिकॉज द टीचर इज एक्सपेक्टिंग यू टू राइट दिस, सिंपल एज दैट। इसमें भी आधा या 1 नंबर जो भी है पर रहेगा, ठीक है। अब आप इसको मेंशन करके छोड़ मत देना। Don't make this mistake where you just write H is equal to C plus R plus OD. Expect that your teacher knows nothing and you have to explain him as he explains you in the class. So he is expecting where you explain everything, that what is H, what is C, what is R and what is OD. So सिर्फ ये फॉर्मूला लिख के मत छोड़िएगा, ज़रूर नीचे लिख दीजिएगा H stands for what, C stands for what, R stands for what and OD stands for what. Okay, so this is high powered money का proper specified एक आंसर। क्लियर, समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 which says distinguish between depreciation and devaluation. Now डिफरेंस बिटवीन, जब भी लिखने आएगा डिफरेंस बिटवीन, तो आप सोचते होंगे कि बुक में तो डिफरेंस बिटवीन टेबल फॉर्मेट में था ही नहीं, तो अब हम क्या करें। टेबल फॉर्मेट में नहीं था तो आप टेबल फॉर्मेट में लिखिए। टेबल फॉर्मेट में लिखने का प्लस पॉइंट ये है कि जब आप टेबल फॉर्मेट में लिखोगे इट विल बी ईजी फॉर द टीचर टू अंडरस्टैंड what you have written, plus easy to check, and there will be chances that she will understand that you have understood both the concept, both the difference properly, and chances of getting good marks in that particular answer increases. So सबसे पहले लिख दीजिए depreciation क्या है और यहाँ लिखिए devaluation क्या है। Depreciation of currency occurs when the value of currency reduces in terms of another currency due to the market forces of demand and supply in the global market. Devaluation क्या है? Devaluation है of currency occurs when the government of a country reduces, जब government reduce कर देती है the value of its currency in terms of another currency by increasing the supply of domestic currency in the global market. So this is depreciation and this is devaluation. और एक क्या लिखना है आपको? Depreciation of currency happens under the floating exchange rate system and devaluation happens under the फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। सो ये दोनों पॉइंट्स देखिए, दो मार्क्स है तो आपको 2 ही डिफरेंस लिखने हैं। एक में आप या तो डेफिनेशन लिख दो और दूसरे में एक ऐसा डिफरेंस दे दीजिए जो इससे रिलेटेड हो।
Okay, so next question, question number 7. Okay, so question number 7 says explain any 2 precautions to be taken while calculating national income by income method. Okay, national income is also very important chapter, काफ़ी questions आते हैं national income से भी. So 2 precautions क्या लेने हैं आपको while calculating national income. तो first is transfer incomes such as pensions and unemployment remittances should not be considered as income and should not be included in calculation of national income. Only income earned by providing productive services must be included in the calculation of national income. मतलब pension वगैरह को हम लोग national income में count नहीं करते, हम लोग सिर्फ प्रोडक्टिव इनकम, मतलब आप जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो एंड उसके बदले अगर आपको इनकम मिल रहा है तो उसी को हम लोग सिर्फ कंसिडर करते हैं, बाकी को हम लोग नहीं करते. द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो डबल बार हो जाएगा. दिस इज बिकॉज सच गुड्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द करेंट ईयर. ये हाउएवर द कमीशन अर्नड थ्रू ट्रेड्स ऑफ सच गुड्स is included in national income as the commission is income earned through productive services rendered in the current year. Okay, so आपको सिर्फ करंट ईयर वाला जो प्रोडक्शन हुआ है उस गुड को अगर आप सेल करते हो तो ही आप उसको कंसिडर करोगे नेशनल इनकम में, अदरवाइज नहीं करोगे. सो दीज आर द 2 पॉइंट्स दैट यू हैव टू मेंशन. अब ये सब जो कुछ क्वेश्चंस है ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस है फ्रॉम योर बुक, तो आप इसको डायरेक्टली ही बुक से ही लिखो. ठीक है, तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जो 2 मार्क्स के होते हैं, इसमें ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस होता नहीं है. दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि ये लोग आपके लिए 20 मार्क्स को इजी रखे टू स्कोर. ठीक है, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ एंड काफ़ी अच्छे से प्रिसाइज वे में आंसर्स लिखो. ज़्यादा एग्जैजरेट करके टू मच एक्सप्लेनेशंस नीड नॉट बी गिवन, वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे में आंसर लिखना है. ओके, सो नंबर 8, differentiate between accounting cost and opportunity cost. सो डिफरेंस बिटवीन, एक और डिफरेंस बिटवीन बोला गया है, तो ये देखिए ये भी टेबल फॉर्मेट में दिया गया है. सो व्हाट इज़ अकाउंटिंग कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सबसे पहले कि दोनों का डेफिनेशन लिख दीजिए. अकाउंटिंग कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट रिकॉर्डेड इन द books of account of a firm. These are expenditure incurred by a firm in the production process. ठीक है, तो these are expenditure incurred by a firm in the production process. For example, if a manufacturer, एक एग्जाम्पल देना चाहे तो दे सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एंड इट्स गुड, दैट्स अ प्लस पॉइंट. बट अगर कोई नहीं देना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक भी लिख कर छोड़ सकते हैं. बट अगर आप लिख दो तो अच्छा है, अगर आपको उस टाइम पे कुछ स्ट्राइक कर रहा है तो ज़रूर लिखिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ फर्म मैन्युफैक्चर्स tables, the cost of labor used in the production of the table is accounting cost. Clear? Now what is opportunity cost? Opportunity cost refers to the value of the next best alternative selected over another. For example, the producer can use the building of either manufacturing tables or producing gloves. The producer decides to use the building for manufacturing table, then the income that the producer could have earned from using the building by producing gloves is the opportunity cost of the tables. Clear? देखिए यहाँ पे ये लोग एग्जाम्पल क्यों दिए हैं. दिस इज़ हाउ अ प्रॉपर आंसर शुड बी रिटन, क्योंकि यहाँ पे जो भी आंसर्स लिखा है, देखो यहाँ तक भी लिखता, प्रोसेस तक भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. इफ़ समवन इज़ राइटिंग टिल द प्रोसेस तो प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट है. टीचर विल गिव यू मार्क्स, बट यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, दैट इज़ से इतना इजी हो जाता है फॉर समवन टू अंडरस्टैंड. एक टीचर है तो क्या हुआ, ही और शी वुड एक्सपेक्ट कि आपको पूरा आता है तब आप पूरा एक्सप्लेन करके लिख रहे हो. तो दिस वुड बी एन एड ऑन एंड अ प्लस पॉइंट फॉर यू टू गेट फुल मार्क्स. ओके, बिकॉज आपका बोर्ड्स में कौन पेपर चेक कर रहा है, यू डोंट नो. व्हाट द सामने वाला पर्सन इज एक्सपेक्टिंग, यू डोंट नो. क्योंकि एक स्कूल का टेस्ट होता है तो आपको पता है कि आपके टीचर्स हैं, दे नो यू पर्सनली, आपको पढ़ाते हैं, रोज़ आपसे इंटरेक्ट करते हैं, सो दे नो कि आप क्या बोलना चाह रहे हो. बट व्हेन बोर्ड्स देते हैं तब वी डोंट नो कि हमारा पेपर किसके हाथ हो जाता है एंड व्हाट दैट पर्सन इज़ एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ अस. तो हम पूरा चीज़ लिख कर अच्छे से प्रेजेंट करके दे, दैट इज़ आवर ड्यूटी. ओके, सो नेक्स्ट एक लिखना है, अकाउंटिंग कॉस्ट आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द सम ऑफ explicit cost and
इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज दोनों एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट का सम, और अकाउंटिंग कॉस्ट आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट ओनली. Okay, so this was question number 8. Now question number 9. What does question number 9 says? Question number 9 says, with the help of diagrams, show when the elasticity of supply is greater than 1 and equal to 1. One of the easiest and the most important topic, that is elasticity. Elasticity काफ़ी पूछा जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. यहाँ पे तो बिल्कुल डायरेक्टली पूछ लिया गया है. एक ग्रेटर देन 1 कैसे ड्रॉ करोगे और एक इक्वल टू 1 कैसे ड्रॉ करोगे. सो ग्रेटर देन 1 ऐसे ड्रॉ करना है. ये वाला तो एकदम डायरेक्टली बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरे बुक में इसका डायग्राम. एंड इक्वल टू 1 कैसे ड्रॉ करना है, दैट्स हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन. तो यहाँ पे क्या लिखा, व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 द परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये हो गया ए. और बी वाला क्या है, व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. दोनों का आपको बस लिख देना है एक एक लाइन और दोनों को ड्रॉ कर देना है. दैट्स इट विथ क्वेश्चन नंबर 9. इसमें आपको डायग्राम बोल दे, बस आप डायग्राम ड्रॉ करिए, बट ज़रूर एक दो लाइन उस डायग्राम से रिलेटेड लिखिए. एंड द लास्ट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसका आंसर डायरेक्टली बुक में दिया हुआ है. एकदम डायरेक्टली पढ़ के डायरेक्टली लिखने का आंसर है. कुछ भी आपको ऑर्गेनाइज करके या ऐसा कुछ बना के लिखने का ज़रूरत नहीं. डायरेक्टली क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन दिया हुआ है, वही आपको लिखना है. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर refers to the fact that an increase in private or public investment expenditure leads to a more than proportionate increase in the level of national output. The investment multiplier is calculated as the ratio of change in income to the change in investment. Investment multiplier is equal to change in Y, that is income, by change in I, that is investment. वेयर यहाँ पे आपको मेंशन करना है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आप कोई भी फॉर्मूला लिखो तो ये वाई आई करके मत छोड़ देना. वाई स्टैंड्स फॉर व्हाट और आई स्टैंड्स फॉर व्हाट, इसको ज़रूर मेंशन करना है. क्लियर. सो दिस वाज ऑल फॉर पार्ट 1. 20 मार्क्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया एंड द इजी वन. नेक्स्ट मैं आपको पार्ट 2 कराऊंगी, दैट इज़ फॉर 60 मार्क्स. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ 1, और यहाँ पे आपको कितने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड यू हैव टू आंसर एनी 5 क्वेश्चंस. एंड ये सारे बड़े बड़े आंसर्स है. दे आर गिवन इन 3-3-6 मार्क्स पैटर्न. यहाँ देखिए ये 3 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का और ये 6 मार्क्स का. यू हैव टू चूज़ एनी 5 क्वेश्चंस दैट यू विल अटेम्प्ट. एंड यहाँ पे 3-3-6 के मार्क्स के पैटर्न में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ठीक है. सो यहाँ से आपको मैं नेक्स्ट वाले क्लास में कराऊंगी. अगर आपको पार्ट 1 का सब कुछ समझ में आ गया, आपको अच्छा लगा है ये, तो मैं अभी 2018, 17, 16 ऐसे करके लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पूरा आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. आप ज़रूर यू जस्ट स्टे ट्यून्ड विथ मी, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आता रहे. और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है और आप इस चीज़ को चाहते हो कि ये आगे बढ़ता चला जाए इसी तरीके से, और हम लोग यहीं पे बैठ के सब कुछ डिस्कस कर लें, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें. और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा. थैंक यू सो वेरी मच. बाय बाय.